नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 which are useful for assistant environmental engineer position। और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ। इस सीरीज में पार्ट 2 में 10 सवाल हैं और वे पहले हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट बी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पर क्योंकि साइंटिस्ट बी का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको ले रही हूँ। ठीक है, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द राइजोस्फेरिक कम्युनिटी इज टू। तो राइजोस्फेरिक कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो प्लांट के रूट्स में रहती है। उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? द प्राइमरी पर्पस इज ए, डिस्ट्रॉय potential invading pathogens, b, supply amino acids to the plant and reduce level of toxic acids around the plant roots, c, convert inorganic compounds of nitrogen and phosphorus to organic products suitable for plant growth, या d, convert organic compounds containing nitrogen, phosphorus and sulfur to inorganic products suitable for plant growth and assimilation। तो इसका सही उत्तर होगा सी और डी। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसको भी कभी कभी राइजोस्फेरिक कम्युनिटी फिक्स करता है सॉइल में और वो प्लांट अपटेक होता है। या फिर कई बार जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होता है उसको डिग्रेड करता है और फिर उसको प्लांट जिस फॉर्म में ले सकता है, असिमुलेट कर सकता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट ग्रोथ उससे होता है। तो सी और डी दोनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन 2, anaerobic bacteria often play an important role in bioremediation। तो बायोरेमिडेशन में anaerobic bacteria important role प्ले करते हैं। anaerobic मतलब in the absence of oxygen। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं वो। Which of the following is not an electron acceptor used by anaerobes during biodegradation reactions? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम नहीं करता है एनारोब्स के केस में बायोडिग्रेडेशन रिएक्शंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, फेरिक आयन, नाइट्रेट आयन या सल्फेट आयन? तो फेरिक, नाइट्रेट और सल्फेट ये तीनों ही आयंस एनारोबिक बैक्टीरिया इनको एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इस्तेमाल करते हैं। पर CO2 लीस्ट प्रेफर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, तो एनारोबिक माइक्रोब्स यूज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर: नाइट्रेट, मैंगनीज, फेरिक आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीस्ट प्रेफर्ड है, तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है तो हम वहां पर ऑप्शन में ए लिख रहे हैं। क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं लिखा है ऑप्शन में तो हम ए लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3, यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज मेनली ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। यूट्रिफिकेशन बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। वो क्यों होता है? कार्बन एंड फास्फोरस की वजह से, फास्फोरस और नाइट्रोजन की वजह से, कार्बन एंड नाइट्रोजन की वजह से, या फास्फोरस और पोटैश की वजह से? सही उत्तर है फास्फोरस और नाइट्रोजन की वजह से। फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स ये जो डिटर्जेंट में होते हैं या फर्टिलाइजर्स में होते हैं, ये धुल के वाटर बॉडीज में जाते हैं और वहां पे फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स न्यूट्रिएंट का काम करते हैं वाटर बॉडी में, और एल्गल ग्रोथ होता है, एकदम से बूम हो जाता है। उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं कि पूरा पानी एकदम से हरा हो जाता है क्योंकि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट ऐड करता है पानी में और उससे एल्गी का ग्रोथ कई गुना हो जाता है रातों रात। तो वही होता है यूट्रिफिकेशन। और उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि उस वाटर बॉडी में बाद में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है और वाटर बॉडी में जो एल्गी ब्लूम हुआ था वो भी मरने लगती है। तो उससे डिसॉल्व ऑक्सीजन और कम होता है और वाटर बॉडी में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि उसमें रहने वाली मछलियां और दूसरे जंतु मरने लगते हैं। तो ये होता है यूट्रिफिकेशन। ठीक है। Question 4. Some organisms cannot break down resistant chemicals like pesticides, but they can do so if given a primary source of energy such as glucose. What is this phenomenon called? तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंट केमिकल्स को, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स उनको नॉर्मली बायोडिग्रेड नहीं कर सकते। पर अगर आप उन माइक्रोब्स को एक ग्लूकोज जैसा एनर्जी सोर्स दे दो तो फिर वो ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज कर लेंगे और पेस्टिसाइड्स को भी मेटाबोलाइज कर लेंगे। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? ए, प्रोटोकोऑपरेशन, नो। बी, अमेंसिलिज्म, नो। सी, कोमेटाबॉलिज्म, या डी, सिनर्जिज्म।
तो उसको कहते हैं सी, को मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज के साथ साथ उसने पेस्टिसाइड को भी मेटाबोलाइज कर लिया, उसको कहते हैं को मेटाबॉलिज्म। तो आंसर होगा सी। अब बाकी चीजें क्या होती हैं? Protocooperation is where two species interact with each other beneficially, although they are not obligated to interact with each other. मतलब जैसे दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती है, दोनों का फायदा होता है, उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि भैंस के पीठ पे कौवा बैठा रहता है, तो कौवा जो है भैंस की पीठ पे जो जुएं होती हैं उसको चुन चुन के खा रहा होता है, तो भैंस का भी फायदा है, जुएं चुन चुन के खा रहा है कोई, तो भैंस को जरा अच्छा लगता है, उसका खून नहीं चूस रही होती है जुएं, और कौवे का भी फायदा, उसका पेट भर रहा है। पर ऐसा नहीं कि भैंस के ऊपर अगर कौवा नहीं बैठेगा तो भैंस मर जाएगी, या कौवा अगर भैंस के ऊपर नहीं बैठेगा तो कौवा भूख से मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है प्रोटोकॉपरेशन का। उसके अलावा होता है अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म के बारे में आपको मैं अगले क्वेश्चंस में बताऊंगी, क्योंकि इस पर भी एक क्वेश्चन है। कोमेटाबॉलिज्म मैंने आपको अभी बताया है कि दोनों जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स और ग्लूकोज, साथ में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। और सिनर्जिज्म होता है, इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, नॉट नेसेसरली ऑर्गेनिजम्स, कोई दो चीज आपस में रिएक्ट करे when the combined effect is greater than if you add the things on their own। तो जैसे दो और दो चार होते हैं, पर जब दो और दो मिलते हैं तो पांच का इफेक्ट दें, उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। कि दो चीजें जब आपस में साथ आएंगी तो अलग अलग जो वो काम करती है उससे कई गुना बेहतर काम वो साथ में करती, इसको सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an example of an autotrophic sulfur oxidizing bacteria? तो जो ऑटोट्रॉफिक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है ना, वो होता है थियोबैसिलस। थियो का मतलब होता है सल्फर, और बैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है थियोबैसिलस। ठीक है। क्वेश्चन 6, सल्फर मेटाबॉलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हैं, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सल्फर मेटाबॉलिज्म को एज एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब सल्फर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो इसका उत्तर होगा, पहले आप ये समझिए, साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया नीड सल्फर कंपाउंड्स एट द ऑक्सीडाइज्ड लेवल फॉर सल्फोलिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है। और फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करता है? फोटोट्रॉफिक सल्फर बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स for use as electron donors in carbon dioxide fixation during anoxygenic photosynthetic growth। तो anaerobic condition में photosynthesis करता है phototrophic bacteria। These bacteria are divided into the purple sulfur bacteria PSB and the green sulfur bacteria GSB, and source मैंने information का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए भी और बी भी, ये दोनों जो बैक्टीरिया होता है ये सल्फर मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है। इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो सही क्या है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं 99% श्योर हूँ, 100% श्योर नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 7, an interactive association between two populations wherein one microbial population produces a substance inhibitory or detrimental to the other but the first population is not affected is called। तो एक इंटरेक्शन होता है दो अलग अलग जीवों के पॉपुलेशंस के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन, एक तरह का जीव कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ता है जिससे दूसरे तरह के पॉपुलेशन को नुकसान होता है, लेकिन उस जीव को जो पदार्थ छोड़ रहा है उस जीव को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म या सिनर्जिज्म? इसको कहते हैं अमेंसलिज्म। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, तो अमेंसलिज्म यही होता है। जैसे मैं हूं, एक दूसरा इंसान है, मैं कोई ऐसा पदार्थ छोड़ूं दूसरे इंसान की सांस रुक जाए लेकिन मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो वो होता है अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरे का फायदा हो, तो वो होता है कमेंसलिज्म, पर मेरा कोई नुकसान ना हो और ना फायदा हो, तो वो कमेंसलिज्म है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि मैं दूसरे का खून चूस लूं, किसी चीज का रस चूस लूं, जैसे कीड़ा होता है वो जैसे जुएं होती है इंसान के सर में होती है, तो आपका रस चूस रही है तो आपका नुकसान है, लेकिन जुओं का बड़ा फायदा है, तो वो होता है पैरासिटिज्म। और सिनर्जिज्म मैंने आपको अभी बताया कि 2+2 4 नहीं 5 होते हैं, दो चीजें साथ में आई तो बहुत अच्छा काम किया, वो होता है सिनर्जिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, the native microflora in soil that are always uniform and constant and derive their nutrition from the soil are called allochthonous microflora, autochthonous microflora, oligotroph microflora और जिम्नोजेनस माइक्रोफ्लोरा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑटोक्थोनस माइक्रोफ्लोरा, क्योंकि ये होता आंसर होगा बी, क्योंकि ये जो होता है ऑटोक्थोनस माइक्रोफ्लोरा ये इंडिजिनस स्पीशीज होते हैं, मतलब बेसिकली वो माइक्रोफ्लोरा जो सॉइल में नेटिव है, वो हमेशा से रहते हैं
हमेशा से उनकी पॉपुलेशन यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, और वो सॉइल में ही मेटाबोलाइज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये होता है इंडिजिनस स्पीशीज, जो बाहर से नहीं लाए गए हैं, वो पहले से उस मिट्टी में मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन 9, द assimilable organic carbon AOC in groundwater is less than 15। तो जो असिमिलेबल ऑर्गेनिक कार्बन है ग्राउंड वाटर में, वो 15 से कम होता है। 15 क्या? माइक्रोग्राम पर मिली लीटर, मिलीग्राम पर मिलीलीटर, माइक्रोग्राम पर लीटर, या मिलीग्राम पर लीटर? इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोग्राम पर लीटर। 15 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होता है या होना चाहिए असिमिलेबल ऑर्गेनिक कार्बन। असिमिलेबल ऑर्गेनिक कार्बन वो होता है जो माइक्रोब्स के द्वारा असिमिलेट कर लिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब कि वो ग्राउंड वाटर जो है वो हाईली कंटेमिनेटेड है ऑर्गेनिक मैटर से, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन 10, आई एम सॉरी, साइडरोफोर्स आर, साइडरोफोर्स क्या होते हैं? ए, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बी, आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी ए इज फॉल्स एंड बी इज ओकेजनली ट्रू? इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि साइड्रोफोर्स आर स्मॉल हाई एफिनिटी आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स that are secreted by microorganisms such as bacteria and fungi। तो ये है आंसर है सी, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, करेक्ट। आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स, ये भी करेक्ट। ठीक है, तो ये था PYQ सीरीज। इस सीरीज में मैं और प्रैक्टिस टेस्ट लाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इस एग्जाम से जुड़े जितने टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट साइंस के अलावा भी और जितने टॉपिक्स हैं, उनकी भी तैयारी आप अलग अलग सोर्सेस से करते रहें। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।